हेलो फ्रेंड्स। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो एसिड बेस और सॉल्ट्स थे, अम्ल, क्षार और लवण, वो पूरे करा दिए थे और पीएच स्केल, जो पीएच निकाली जाती है, वो भी निकालना सिखा दिया था। ठीक है, अब आगे लेते हैं लवण का जल अपघटन। देखिए, लवण का जल अपघटन। देखिए, लवण जो होते हैं उनको अम्ल और क्षार की प्रबलता या दुर्बलता के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। मतलब चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जिनमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण। तो पहला ले लेते हैं प्रबल अम्ल, अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जल अपघटन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये प्रबल अम्ल HCl और दुर्बल क्षार NH4OH से मिलकर बना हुआ लवण है। प्रबल अम्ल HCl और दुर्बल क्षार NH4OH से मिलकर बना हुआ लवण है। इस लवण को यदि जल में मिलाते हैं तो ये बनाएगा NH4OH प्लस HCl। NH4Cl और H2O को जल में मिलाते हैं तो ये बनाएगा NH4OH प्लस HCl। इसमें जो NH4Cl है, NH4Cl दुर्बल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है और ये लवण है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा। और HCl भी प्रबल अम्ल है, ये भी पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा। तो जब ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गया तो यहाँ से आप क्लोराइड को हटा सकते हो। तो बचा क्या रह गया? बचा रह गया NH4 पॉजिटिव प्लस H2O से बन गया NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयन। तो क्या हुआ कि जो धनायन है, धनायन का जल अपघटन हुआ। धनायन के जल अपघटन से एक तो दुर्बल क्षार बन गया और हाइड्रोजन आयन आ गए विलयन में। तो जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है। तो यदि ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बनकर बना है, उसको यदि जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर जो माध्यम है, जलीय माध्यम है, वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जलीय माध्यम अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार के और लवण जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, NH4NO3। अब जो CuSO4 है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 से मिलकर बना है। इसी प्रकार से जो NH4NO3 है ये NH4OH प्लस HNO3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो इन सभी लवणों का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि इनके जल अपघटन से हाइड्रोजन आयन विलयन में आ जाएंगे। तो पहला हो गया। दूसरा केस लेते हैं। दूसरे में प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण, प्रबल क्षार से बना लवण का जल अपघटन। कोई भी लवण जो कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना है, जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो यह प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल अम्ल CH3COOH।
एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल से मिलकर बना है, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। इसको यदि जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर इससे बनेगा प्लस H2O प्लस H2O, तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaOH। तो जो CH3COONA है ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनीकृत होगा, तो उससे एसीटेट आयन बनेगा और Na पॉजिटिव आयन धन आयन बनेगा। और इधर जो NaOH है यह प्रबल क्षार है, यह भी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। तो जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन तो प्रबल क्षार से आया है, तो इसका तो जल अपघटन नहीं होगा, तो होगा क्या, CH3CO नेगेटिव प्लस H2O, दोनों के मिलने से बनेगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो जलीय माध्यम है वो क्षारीय हो जाएगा ऋणायन के जल अपघटन के कारण। तो जब भी ऋणायन का जल अपघटन होगा तो जलीय माध्यम क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आ गया। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो NaCN, सोडियम साइनाइड, ये भी K2CO3, ये भी इस प्रकार का लवण है जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है। तो इनका भी जलीय माध्यम होगा वो क्षारीय होगा, क्योंकि ऋणायन का जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तो जलीय माध्यम क्षारीय हो गया इनका। तीसरा लेते हैं जिसमें दोनों ही दुर्बल हों। तीसरे प्रकार के लवण जो कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बने हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बने हैं, ये तीसरे प्रकार के लवण हो गए। उदाहरण के लिए ले लेते हैं CH3COONH4। CH3COONH4 या अमोनियम एसीटेट है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। इसको जल में मिलाएंगे तो जल में मिलाने पर बनेगा CH3COOH प्लस NH4OH, एसिटिक अम्ल बन गया प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये दोनों बन गए। अब देखिए जो अमोनियम एसीटेट है, तो अमोनियम एसीटेट तो लवण है, अमोनियम एसीटेट लवण है, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो जब ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो उससे एक तो बनेगा एसीटेट आयन और एक अमोनियम आयन, और ये दोनों ही, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, ये तो अणुओं के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर जो माध्यम होगा वह निर्भर करेगा कि दुर्बल अम्ल का Ka और दुर्बल क्षार का Kb कितना है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ दुर्बल अम्ल है, तो इसका तो Ka और NH4OH का Kb, इनमें से कौन अधिक है। तो यदि Ka अधिक होगा तो माध्यम क्षारीय हो जाएगा, Ka अधिक होगा तो माध्यम अम्लीय हो जाएगा, और यदि Kb अधिक होगा तो माध्यम क्षारीय हो जाएगा। तो ये निर्भर करेगा कि K और Kb में से किसका मान अधिक है। ठीक है। अच्छा, जो लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं उनका जल अपघटन नहीं होता, उनमें बस जल योजन होता है। जल योजन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, NaCl को जल में मिलाया गया तो क्या होगा, एक तो बनेगा Na पॉजिटिव जलीय, क्लोराइड जलीय। तो जल के जो अणु होते हैं, जल के अणु ध्रुवित होते हैं, मतलब उसमें एक ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुव होते हैं अलग अलग। तो जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन है वह जल में, जल का जो ऋणावेशित सिरा होता है ये लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आकर्षण होता है वो आयन डाइपोल आकर्षण, आयन डाइपोल आकर्षण होता है, क्योंकि ध्रुवित अणु होते हैं, तो इसको जल योजन कहते हैं, जल अपघटन नहीं कहते। तो इसलिए कोई भी लवण जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है
उसको जल में मिलाते हैं तो जो माध्यम है वो उदासीन रहता है, उसकी pH 7 होती है। उसकी pH 7 होती है क्योंकि वहाँ पे जल अपघटन नहीं होता, केवल जल योजन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इनकी pH कितनी होगी, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कितना होगा। इसमें एक आता है जल अपघटन की मात्रा। देखिए, जल अपघटन की जो मात्रा होती है उसे H से निरूपित किया जाता है। जल अपघटन की जो मात्रा है इसको H से निरूपित किया जाता है। ये अपघटित होने वाले मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। जल अपघटित होने वाले मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। इन दोनों का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कि जल में 2 मोल जल में मिलाए गए और उसमें से केवल 0.5 मोल का जल अपघटन हुआ, तो H बराबर हो जाएगा 0.5 बटा 2, 5 बटा 20 हो गया 1 बटा 4, 0.25, ये 25% ले लो, 25%। ठीक है, तो जल अपघटन की मात्रा कहते हैं, तो जल अपघटित होने वाले मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के बराबर इसका अनुपात होता है। ठीक है, देखो आगे। अब ले लेते हैं पहले प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन, और उसका अपघटन की मात्रा भी निकालते हैं और pH भी निकालते हैं, दोनों चीजें निकालते हैं। देखिए, जल अपघटन की मात्रा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण बने लवण का जल अपघटन। देखिए, इसमें उदाहरण ले लेते हैं वही NH4Cl का। इसको जल में मिलाएंगे तो ये बनाएगा NH4OH प्लस HCl। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य है NH4Cl और दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य है HCl। तो जो NH4Cl है ये वियोजित हो जाएगा और ये भी वियोजित हो जाएगा। तो क्लोराइड को दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसका जल अपघटन नहीं होगा, इसका बस जल योजन होगा। और जल के अणु इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। जल के अणुओं का जो धनावेशित सिरा होगा वो क्लोराइड को चारों तरफ से घेर लेगा, तो जल योजन हो जाएगा।
तो क्या बचा अब, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, इससे बना NH4OH प्लस H पॉजिटिव। तो जो माध्यम है वो अम्लीय हो गया, ठीक है, माध्यम अम्लीय हो गया। अब यहाँ पर ये जल अपघटन की अभिक्रिया है, तो जल अपघटन का स्थिरांक निकाल लेते हैं। साम्यावस्था पर जल अपघटन का स्थिरांक आ जाएगा, तो KH बराबर आएगा, अच्छा एक बात और, मान लीजिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता C के बराबर है, तो इसकी 0 होगी और इसकी 0 होगी, और जब साम्यावस्था आ गई तो अमोनियम आयन की जो सांद्रता होगी ये C माइनस CH के बराबर होगी, यह CH होगा और यह CH होगा। C तो प्रारंभिक सांद्रता हमने ली है, और जो H है वो जल अपघटन की मात्रा है, जो H लिया गया है वो जल अपघटन की मात्रा है, और जो C है वो प्रारंभिक सांद्रता ली गई है, ठीक है। अब इससे KH निकालते हैं, स्थिरांक, जल अपघटन का स्थिरांक। KH बराबर आएगा NH4OH गुणा H पॉजिटिव ऑन NH4 पॉजिटिव, तो जल अपघटन का स्थिरांक आ गया। तो KH बराबर आएगा, NH4OH क्या है, CH के बराबर है, गुणा H कितना है, ये भी CH के बराबर है, बटे C माइनस CH, तो ऊपर आ गया C स्क्वायर गुणा H स्क्वायर, यहाँ C कॉमन ले लो, 1 माइनस H बचा रह गया। यदि जल अपघटन की मात्रा H का मान 1 की तुलना में बहुत कम है, तो 1 में से H घटाएंगे तो लगभग 1 आ जाएगा, और यहाँ C से C कट जाएगा, तो ये बचा CH स्क्वायर। 1 माइनस H की जगह हमने 1 लिख दिया, C से C काट दिया, तो KH बराबर CH स्क्वायर आ गया। तो इसके अनुसार जो जल अपघटन की मात्रा है H बराबर आ जाएगी रूट में KH बटा C। तो जल अपघटन की मात्रा का एक फार्मूला तो ये आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यह दुर्बल क्षार है, तो इसका जब वियोजन होगा NH4 धनायन OH ऋणायन बनाएगा। यहाँ पे अगर साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे या वियोजन स्थिरांक लिखेंगे तो KB लिखेंगे, KB, B का मतलब क्षार के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया, KB लिख दिया, तो KB बराबर आएगा NH4 पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन बटे NH4OH, ये हो गया। KB बराबर हो गया NH4 पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव बटे NH4OH। अब देखिए, वो KH का फार्मूला है NH4OH गुणा H पॉजिटिव बटा NH4 पॉजिटिव, और ये KB का हो गया NH4 गुणा OH बटा NH4OH। यदि इन दोनों का गुणा किया जाए तो देखिए NH4OH तो यहाँ ऊपर लिखा है, NH4OH नीचे लिखा है, यहाँ NH4 पॉजिटिव नीचे लिखा है, यहाँ NH4OH ऊपर लिखा है, तो ये क्या कट जाएंगे, तो क्या बचा रह जाएगा, KH गुणा KB बराबर H पॉजिटिव तो यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव, तो ये क्या होता है, ये KW के बराबर होता है, तो ये हो गया KH गुणा KB बराबर KW। इसे कहते हैं आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। तो KW जो है वो जल का आयनिक गुणनफल है, तो KH गुणा KB बराबर KW आ गया, ये जल का आयनिक गुणनफल आ गया, ठीक है। ये दो फार्मूले आ गए। अब इसके बाद pH निकालते हैं। तो pH निकालने के लिए पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर है C गुणा H। C गुणा H के बराबर है C गुणा, और H का मान ये हमने अभी निकाला है, ये KH बटा C, रूट में KH बटा C के बराबर है, तो हमने KH बटा C यहाँ लिख दिया, KH बटा C। C का अंदर गुणा करेंगे तो C का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से C कट गया, तो ये बराबर आ जाएगा रूट में KH गुणा C, क्योंकि C से एक पावर कट गई, तो KH गुणा C आ गया। और KH का मान इस समीकरण से निकालेंगे तो KH बराबर आएगा KW बटा KB।
तो ये बराबर आ गया KW गुणा C बटा KB आ गया। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई KW गुणा C बटा KB। ठीक है, KW गुणा C बटा KB आ गई हाइड्रोजन की सांद्रता। अब इससे हम pH निकाल सकते हैं। देखिए, तो pH क्या होगा? pH बराबर आएगा नेगेटिव लॉग किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, बराबर नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी? KW गुणा C बटा KB, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/2। KW गुणा C बटा KB, और इस पूरे की पावर दे रखी है 1/2। तो ये बराबर आ जाएगा pH बराबर -1/2, ये आ जाएगा log KW प्लस log C माइनस log KB, ये आ गया। उस माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 नेगेटिव log KW माइनस log C और माइनस log KB। ठीक है, तो pH बराबर 1/2। अब देखिए नेगेटिव log KW, ये तो होता है PKW माइनस log C, और ये माइनस log KB PKB होता है, तो माइनस PKB, ये आ गया। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का जो मान होता है वो 10⁻⁻14 होता है। तो यदि उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो वो 14 के बराबर आएगा। 2 का भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा तो 1/2 का गुणा अंदर कर लो, तो pH बराबर आएगा 7 माइनस log C माइनस 1/2 PKB। तो ये pH निकालने का फॉर्मूला आ गया। किस प्रकार के लवण के लिए? वह लवण जो कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। तो ये 3 फार्मूले जरूरी हैं। एक तो ये H बराबर √KH बटा C, दूसरा फार्मूला KH गुणा KB बराबर KW, और तीसरा ये pH का फार्मूला pH बराबर 7 माइनस 1/2 log C माइनस 1/2 PKB। ठीक है, अब आते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन। ठीक है, देखिए, हाँ जी, दूसरा देखते हैं। देखिए, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण, इसमें आते हैं जैसे CH3COONA। इसमें दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षार NaOH से मिलकर बना है। यदि इसे जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर इसका जल अपघटन होगा, तो प्लस H2O से बनेगा CH3COOH प्लस NaOH, CH3COOH प्लस NaOH। तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, उधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। जो सोडियम एसीटेट है वो तो लवण है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य है, और NaOH है वो भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो सोडियम आयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये बचा रह गया क्या? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O से मिलकर बना CH3COOH प्लस OH नेगेटिव।
अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया और हाइड्रोक्साइड बन गया। इसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता C, इसकी 0 और 0 होगी, और साम्यावस्था पर C माइनस CH, इसका CH आ गया और इसका CH आ गया। अब इसमें जब KH लगाएंगे, KH बराबर आएगा CH3COOH गुणा OH बटा CH3CO नेगेटिव, ये आ जाएगा। ये बराबर, ये हो गया CH गुणा CH बटे C माइनस CH। अब इसमें भी वही बात आएगी, क्या? ये हो गया C स्क्वायर H स्क्वायर C इंटू 1 माइनस H। तो C से तो C कट गया, और यदि 1 का H का मान 1 की तुलना में काफ़ी कम है, तो 1 माइनस H जो है वो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। 1 माइनस H 1 के बराबर आ गया, तो ये हो गया C H स्क्वायर। तो से H बराबर आ गया रूट में KH बटा C। H बराबर आ गया रूट KH बटा C। ठीक है। दूसरी बात, जो एसिटिक अम्ल है इसको वियोजित कर लेते हैं। CH3COOH, उसका वियोजन करो तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जो Ka आएगा, K बराबर होगा CH3COO नेगेटिव गुणा H पॉजिटिव बटा CH3COOH। CH3COOH। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा देखो, अगर K और KH का गुणा करते हैं तो यहां देखो एसिटिक एसिड ऊपर है, यहाँ नीचे लिखा है, एसीटेट नीचे है, यहाँ एसीटेट ऊपर है, तो ये बचेगा H गुणा OH। तो ये आ जाएगा Ka गुणा KH बराबर H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव। ये आ गया KW। ठीक है। तो ये Ka गुणा KH बराबर KW आ गया। Ka गुणा KH बराबर KW आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें pH निकालनी है, तो pH निकालने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी वो देखो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, यहाँ OH की सांद्रता दे रखी है CH के बराबर, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी KW बटे OH आयन की सांद्रता बराबर KW बटा CH आ गया। KW बटा OH आयन की सांद्रता बराबर KW बटा CH आ गया बराबर, तो KW तो ऐसे ही रहेगा। C H जो है वो हमने यहाँ निकाला है, ये रूट KH बटा C के बराबर है, तो रूट में हमने KH बटा C लिख दिया। KH बटा C लिख दिया तो C से C कट जाएगा, C को अंदर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो कट गया, तो ये बचा रह जाएगा। KW को अंदर कर दो तो KW का स्क्वायर हो गया, और नीचे बचेगा KH गुणा C बराबर, KW का तो ये स्क्वायर है बटा जो KH है ये KW बटा KA के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KW बटा KA गुणा C। KW से KW कट गया, तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई KW गुणा KA बटा C। KW गुणा KA बटा C। अब pH निकाल लेते हैं। देखिए, तो pH आएगा, pH बराबर नेगेटिव लॉग किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर नेगेटिव लॉग किसका, KW गुणा KA, K बटा C की पावर 1/2। KW गुणा KA बटा C की पावर 1/2 बराबर माइनस 1/2 लॉग
KW प्लस log KA माइनस log C। माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो 1/2 नेगेटिव log KW प्लस माइनस log KA प्लस log C। देखिए तो pH बराबर आ गया 1/2, ये हो जाएगा PKW प्लस ये हो जाएगा PKA प्लस log C। तो PKW का मान 14 होता है, तो 14 में 2 का भाग करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 प्लस 1/2 PKA प्लस 1/2 log C आ गया। तो ये pH का मान आ गया। तो यह इस वाले लवण के जलीय विलयन की pH है, जो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है। तो 7 प्लस 1/2 PKA प्लस 1/2 log C। तो 3 फार्मूले जरूरी हैं। एक तो ये वाला H बराबर √KH/C, दूसरा K गुणा KH बराबर KW, और तीसरा pH बराबर 7 प्लस 1/2 PKA प्लस 1/2 log C। ठीक है, तो ये pH निकल आई उस लवण की जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है। ठीक है, अब तीसरा रह जाता है जो बना है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो तीसरा लवण जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है, देखिए निकालते हैं इसकी pH भी, है ना। हाँ जी, तो अब लेते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण का जल अपघटन। ठीक है, देखो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। इसमें उदाहरण लेते हैं अमोनियम एसीटेट का, CH3COONH4। ये अमोनियम एसीटेट है। जब इसको जल में मिलाया जाता है तो उसका जल अपघटन होगा और उसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से आए हैं, तो दोनों का ही जल अपघटन होगा। तो एक तो बनेगा CH3COOH प्लस दूसरा बनेगा NH4OH, दोनों का ही जल अपघटन होगा। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो लवण है यह प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा जल में मिलाने पर। CH3COO ऋणायन प्लस NH4 धनायन प्लस H2O। तो उस अभिक्रिया में बनेगा CH3COOH प्लस NH4OH। अब देखिए, अगर लवण की प्रारंभिक सांद्रता C के बराबर है तो ये सांद्रता C होगी, ये सांद्रता भी C होगी, और एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों की सांद्रता 0 होगी। अब इसकी मान लीजिए कि जल अपघटन की जो मात्रा है वो H के द्वारा दी गई है। जल अपघटन की मात्रा मान लीजिए कि H के द्वारा दी गई है, तो ऐसी अवस्था में ये हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, अल्फा नहीं, यहाँ पे H लेंगे क्योंकि जल अपघटन हो रहा है तो जल अपघटन की मात्रा लेनी पड़ेगी। तो C माइनस सी एच, ये बनेगा CH और ये बनेगा CH। अब यहाँ पर अगर जल अपघटन नियतांक लगाएंगे KH, तो KH बराबर आएगा CH3COOH गुणा NH4OH
बटा CH3CO गुणा NH4 पॉजिटिव है। ये चारों आ जाएंगे। अब इन चारों की जो सांद्रता है उनका मान रखेंगे तो एसिटिक अम्ल की सांद्रता होगी CH गुणा अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी हो गई CH बटा एसीटेट की सांद्रता हो जाएगी C माइनस CH, तो C कॉमन ले लिया, 1 माइनस H बचेगा, इसकी C माइनस CH हो गई तो C स्क्वायर गुणा 1 माइनस H स्क्वायर आ जाएगा। C स्क्वायर गुणा 1 माइनस H स्क्वायर आ गया। अब यदि जो H का मान है वह 1 की तुलना में बहुत कम है, H का मान यदि 1 की तुलना में बहुत कम है तो फिर 1 माइनस H लगभग 1 के बराबर होगा। 1 माइनस H लगभग 1 के बराबर होगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं 1 माइनस H की जगह, ये 1 हो गया और जो C स्क्वायर है ये दोनों कट जाएंगे, केवल H स्क्वायर बचेगा। H स्क्वायर आ गया, मतलब ये हुआ कि जो KH है, KH का मान H स्क्वायर के बराबर है, तो H बराबर आ जाएगा रूट KH। तो बात यह आती है कि जो जल अपघटन की मात्रा है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जब लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है तो जल अपघटन की मात्रा सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, केवल रूट KH के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए एसिटिक अम्ल का वियोजन करते हैं CH3COOH। इसका यदि वियोजन होगा ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, धन आयन बनाएगा। और यहाँ पे यदि हम Ka निकालते हैं तो Ka बराबर आएगा एसीटेट की सांद्रता गुणा H पॉजिटिव की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल CH3COOH की सांद्रता, ये आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि NH4OH का जल अपघटन करते हैं तो ये बनाएगा NH4 धनायन और OH ऋणायन। अमोनियम तो धनायन बन गया और OH ऋणायन बन गया। यहाँ पर यदि Kb क्षार का वियोजन स्थिरांक लगाते हैं तो यह आएगा NH4 पॉजिटिव आयन गुणा OH नेगेटिव आयन बटा NH4OH, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि KH, Ka और Kb तीनों का गुणा करते हैं तो तीनों का गुणा करने पर देखिए KH में एसिटिक अम्ल ऊपर की तरफ लिखा है, K में नीचे की तरफ लिखा है, Kb में H में NH4OH ऊपर है, यहाँ NH4OH नीचे है, वहाँ पर एसीटेट नीचे है, यहाँ एसीटेट ऊपर है, अमोनियम आयन नीचे लिखा है, यहाँ अमोनियम आयन ऊपर लिखा है। तो दोनों तीनों का गुणा करने पर सब कट जाएगा, बचेगा क्या, एक तो OH यहाँ से बचेगा और एक H ऊपर से बचेगा। तो हमारे पास एक समीकरण ये आएगी KH गुणा Ka गुणा Kb बराबर H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव ये Kw के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं KH गुणा Ka गुणा Kb बराबर Kw। तो एक समीकरण ये आ गई, एक तो ये आ गई जल अपघटन की मात्रा रूट KH के बराबर होती है, और दूसरी समीकरण ये आ गई कि KH गुणा Ka गुणा Kb जो होता है वो Kw के बराबर होता है। अब इसके बाद pH निकालते हैं। pH निकालने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो Ka वाली समीकरण है उससे निकाल सकते हैं। तो Ka वाली समीकरण के अनुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर आएगी Ka गुणा CH3COOH बटे CH3CO नेगेटिव आयन। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई। अब इनके दोनों के मान रख देते हैं।
तो ये बराबर आएगा के, एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, CH के बराबर है, तो यहां लिख देंगे CH बटा एसीटेट की सांद्रता कितनी है, C माइनस CH के बराबर है, तो C गुणा 1 माइनस H ले लिया। ठीक है, अब C से तो C कट जाएगा, 1 माइनस H1 के बराबर आ जाएगा, बचा क्या रह गया, K गुणा H, तो ये आ गया K गुणा H। ठीक है, अब H का जो मान है, H का मान यहां से लिख सकते हैं, रूट KH के बराबर है, तो आ जाएगा K गुणा रूट KH, K गुणा रूट KH आ गया, और KH का मान यहां से आ जाएगा, KH बराबर आएगा KW बटा K गुणा KB, तो ये बराबर आ गया K गुणा KW बटा K गुणा KB। अब यदि K को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ऊपर इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से एक K कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में KW गुणा KA बटा KB आ गया। ये तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल कर आ गई। ठीक है, अब हमें pH निकालना है, तो उसका नेगेटिव लॉग ले लो, इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो pH बराबर नेगेटिव लॉग KW गुणा KA बटा KB की पावर 1/2 लगा देते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा -1/2 लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB। ये आ गया, माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो 1/2, ये आएगा नेगेटिव लॉग KW प्लस नेगेटिव लॉग KA माइनस नेगेटिव लॉग KB, ये इक्वल टू pH आ गया। तो pH बराबर आया 1/2 pKW प्लस pKa माइनस pKb। ये pH का फॉर्मूला आ गया, 1/2 गुणा pKw प्लस pKa माइनस pKb। ठीक है, अच्छा अब देखो ये तीन फार्मूले ही वैसे जरूरी हैं, एक तो ये वाला H बराबर रूट KH, दूसरा KH गुणा KA गुणा KB बराबर KW, और तीसरा pH बराबर 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो ये था दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक आसान तरीका ये है, देखिए मैं बताता हूं। देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, K गुणा KB गुणा KH बराबर KW। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी अभिक्रिया में जल अपघटन नहीं हो रहा, जल अपघटन नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि जो KH का मान है उसे 1 कर दो। तुमने पिछली क्लास में ये बताया भी था कि जो यदि KH का मान यहाँ 1 कर दोगे तो KA गुणा KB बराबर KW आ जाएगा। एक तो ये बन गया। यदि जल अपघटन नहीं हो रहा है तो KA गुणा KB बराबर KW आ जाएगा। अब मान लीजिए दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो यदि प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है, तो जो प्रबल क्षार है तो वहां पे तो साम्यावस्था नहीं आएगी, तो उस स्थिति में जो KB का मान है इसको 1 कर दो, KB होगा ही नहीं वहां पर, तो उस अवस्था में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KH गुणा KA बराबर KW। ठीक है, अब यदि मान लीजिए प्रबल अम्ल है
और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है। तो उस अवस्था में दुर्बल क्षार है तो K भी तो लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो साम्य अवस्था रहेगी, लेकिन अम्ल प्रबल है तो K को 1 कर दो, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा KH गुणा KB बराबर KW। और यदि दोनों ही दुर्बल हैं तो KH गुणा K गुणा KB बराबर KW। ठीक है, तो जो अभिक्रिया नहीं हो रही है, जहां पे साम्यावस्था नहीं आ रही है, उसको 1 कर दो। यदि जल अपघटन नहीं हो रहा है तो KH 1 कर दिया, तो K गुणा KB बराबर KW आ गया। यदि प्रबल क्षार है तो KB 1 कर दो, KH गुणा K बराबर KW हो जाएगा। यदि प्रबल अम्ल है तो K को 1 कर दो, KH गुणा KB बराबर KW आ जाएगा। ठीक है, और जो हमने 3 फार्मूले निकाले हैं वो तीनों फार्मूले पीएच निकालने के हैं। तो पीएच निकालने के लिए तो आप अगर देखेंगे उसमें, तो यदि K आता है तो PK आता है तो PK आएगा धनात्मक, और यदि कहीं पे भी PK भी आता है तो वो आता है ऋणात्मक, और सबसे पहले PKW आएगा। एक बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले PKW आएगा और उसके बाद यदि PK आएगा तो जब भी आएगा धनात्मक आएगा, जब भी PK भी आएगा जब भी आएगा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने निकाला था कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तो KB को तो 1 कर लो, KB होगा ही नहीं वहां पर। जब KB नहीं होगा तो क्या होगा फिर KH गुणा K बराबर KW आएगा। तो जो पीएच की जो समीकरण आएगी, पीएच बराबर, देखिए यदि मान लीजिए दुर्बल अम्ल है तो उस अवस्था में पीएच बराबर 1/2 तो आना ही आना है, PKW प्लस PKA प्लस log C। एक समीकरण ये बन गई जब अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है। अब मान लीजिए अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तब उस अवस्था में क्या होगा, 1/2 PKW तो ऐसे ही आएगा माइनस PKB माइनस log C। ठीक है, अब दोनों ही दुर्बल हैं तो पीएच बराबर 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये नीचे निकाला था, PKW प्लस PKA माइनस PKB, दोनों ही दुर्बल हैं तो ये लगा देंगे। तो PKA आएगा जब भी तो प्लस में आएगा, PKB आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि हम पीएच निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1-2 सवाल देख लेते हैं इस पर। ये आपके मॉड्यूल में पेज नंबर स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें है कि जल की पीएच 7 है, एक पदार्थ Y इसमें घोलने पर इसका पीएच 13 हो जाता है, 13 हो जाता है, तो Y किसका लवण है। अब देखिए पीएच 13 हो गया मतलब जो माध्यम है वो क्षारीय हो गया, तो क्षार तो प्रबल होगा ही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अगर दोनों दुर्बल हैं तो पीएच 13 तो कभी नहीं पहुंच सकती। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार तो उदासीन होगा माध्यम और पीएच 7 होगी। तीसरा है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, यदि अम्ल प्रबल है तो पीएच 7 से कम होगी। और चौथा ऑप्शन है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि पीएच 13 दे रखी है इसका मतलब माध्यम क्षारीय है, तो उसमें क्षार प्रबल होगा और अम्ल दुर्बल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, और 33 से पहले 35 करते हैं। 35 में लिखा है कि निम्न में से किस लवण के लिए KH और H में संबंध, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में एक संबंध दे रखा है। संबंध क्या है, H बराबर रूट KH बटा 1 प्लस रूट KH।
ये संबंध दे रखा है और कहा गया है कि किस लवण के लिए यह संबंध मान्य होगा। और लवण के जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें दे रखा है पहला ऑप्शन KCN। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहला ऑप्शन है KCN पोटेशियम साइनाइड, दूसरा ऑप्शन है NH4NO3 NH4NO3, तीसरा ऑप्शन है CH3 COONH4 और चौथा ऑप्शन है KClO4। तो देखिए KClO4 तो नहीं हो सकता, KClO4 क्योंकि इसका तो जल अपघटन ही नहीं होगा, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है तो उसका जल अपघटन नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमें फार्मूला निकालना है कि यह किसके लिए मान्य होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें सांद्रता तो आ ही नहीं रही है। जब सांद्रता नहीं आ रही है तो सीधी सी बात है कि ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए मान्य होगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है इसमें एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, इसके लिए मान्य होगा। जो पहला ऑप्शन है KCN, इसमें प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है। दूसरे ऑप्शन में NH4NO3 दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। केवल तीसरे ऑप्शन में दोनों चीजें दुर्बल हैं, एसिटिक अम्ल भी दुर्बल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल है। तो ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया? ये वाला फॉर्मूला यहां से आया है। देखिए अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला हमने ये निकाला और इसमें हमने क्या किया कि 1 - H को लगभग 1 के बराबर कर दिया। तो यदि हम इसमें 1 - H को लगभग 1 के बराबर नहीं करें तो क्या होगा कि C² से C² कट जाएगा और हमारे पास क्या बचा रह गया? हमारे पास समीकरण ये आई कि H बराबर H² बट्टे 1 - H होल स्क्वायर। हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी H² बट्टे 1 - H होल स्क्वायर। अब देखिए इस समीकरण के अनुसार यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो H बटा 1 - H बराबर आ जाएगा √KH। H बटा 1 - H जो है वो √KH के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - H बटा H बराबर 1 बटा √KH। ये आ गया। ये हो जाएगा 1 बटा H माइनस H बटा H बराबर 1 बटा √KH। ये H बटा H 1 के बराबर हो गया तो 1 बटा H बराबर आ गया 1/√KH प्लस 1। इसको इधर शिफ्ट कर दो, राइट साइड को, राइट को शिफ्ट करोगे तो 1/H बराबर आ जाएगा 1 बटा √KH प्लस 1। तो ये बराबर क्या आ गया? ये आ गया √KH, ऊपर आएगा 1 प्लस √KH। तो H बराबर आ जाएगा √KH बट्टा 1 प्लस √KH। देखिए इस समीकरण में हमने क्या किया था, 1 - H को लगभग 1 के बराबर ले लिया था और H को नगण्य कर दिया था। तो यदि H को हम नगण्य ना करें तो उस अवस्था में ये C² से C² कटेगा, ये बचा रह जाएगा H² बटा 1 - H का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि H बराबर H² बटा 1 - H का होल स्क्वायर। इसका रूट लोगे तो रा पे रूट लेना पड़ेगा, तो H बटा 1 - H बराबर √KH आ गया। इसका व्युत्क्रमानुपाती ले लेते हैं तो 1 - H बटा H बराबर 1 बटा √KH। इसको खोलोगे तो 1 बटा H माइनस H बटा H ये आ जाएगा। H बटा H 1 आ गया, इसको हमने राइट साइड को शिफ्ट कर दिया तो प्लस 1 हो जाएगा, तो वो 1 बटा √KH प्लस 1 हो गया। फिर इसमें √KH को एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस √KH आ गया, तो H बराबर आ गया √KH बटा 1 प्लस √KH। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। तो ये जो मान आएगा यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण के लिए आएगा। तो दुर्बल अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल और दुर्बल क्षार हो गया NH4OH, तो दोनों से मिलकर बने हुए लवण के लिए यह मान आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 35 स्टेज 1 का। आगे देखते हैं।
इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 35 हो गया, 31 भी कर दिया, 33 जो जल अपघटन पर आधारित है, मैं वही सवाल करा रहा हूं अभी। 33 में है कि 1 मोल पर लीटर, स्टेज 1 का है, स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है 1.0 m अमोनियम फॉर्मेट HCOONH4। अमोनियम फॉर्मेट के जलीय विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए यदि फॉर्मिक अम्ल HCOOH फॉर्मिक अम्ल का pKa का मान 3.8 और अमोनिया, अमोनिया मतलब NH4OH समझ लो, अमोनिया का जो pKb है इसका मान 4.8। तो अमोनियम फॉर्मेट के जलीय विलयन का पीएच का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अमोनियम फॉर्मेट जो है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना लवण है। तो इसका जब पीएच निकालेंगे तो जो तीसरा वाला फार्मूला है पीएच बराबर 1/2 गुणा pKw 14 हो गया, प्लस pKa 3.8 हो गया, माइनस pKb 4.8 हो गया, 1/2। अब देखिए 3.8 ये है, 4.8 ये है, ठीक। तो ये बचेगा 14 माइनस 4 में से 3 घटा दिया, 1 बचा, ठीक है। तो ये 13 बचा, 0.2 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अमोनियम फॉर्मेट के विलयन का जो पीएच है वो 6.5 के बराबर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 33 के बाद 34 है कि सोडियम एसीटेट के सेमी नॉर्मल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सोडियम एसीटेट हो गया CH3COONA, CH3COONA। इसमें पूछा गया है कि इसके जलीय विलयन में सेमी नॉर्मल विलयन है और पहला ऑप्शन दिया है 10⁻⁻7 से कम, 10⁻⁻7 से ज्यादा, -7 के बराबर और 10⁻⁻m के बराबर, ठीक है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाली जा रही है। अब सोडियम एसीटेट का जब जल अपघटन होगा तो उसमें एक तो बनेगा CH3COOH और दूसरा बनेगा NaOH, ठीक है। तो NaOH बनने के कारण क्या होगा कि जो माध्यम है वो क्षारीय हो जाएगा। तो यदि माध्यम क्षारीय हो गया तो उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर से कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड की उससे ज्यादा हो जाएगी। तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व हो गया। 35 के बाद, हाँ जी, इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया गया है कि अमोनियम एसीटेट का 298 केल्विन पर जल अपघटन स्थिरांक का मान क्या होगा। जल अपघटन स्थिरांक का अर्थ हो गया KH का मान क्या होगा यदि एसीटेट के लिए Kb। देखिए एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें CH3COONH4 ये अमोनियम एसीटेट है। अमोनियम एसीटेट के लिए KH का मान ज्ञात करना है, जिसमें एसीटेट के लिए CH3CO नेगेटिव आयन के लिए Kb का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸। और NH4 पॉजिटिव के लिए Ka का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 और KH का मान निकालना है। अभी देखिए जो अमोनियम एसीटेट है ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है। तो क्या होगा कि इसमें KH बराबर आएगा KW बटा Ka गुणा Kb। KH बराबर आएगा KW बटा Ka गुणा Kb। लेकिन जो Ka और Kb आता है ये Ka होता है दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक और Kb होता है दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक।
लेकिन समस्या क्या है कि सवाल में के भी दे रखा है एसीटेट के लिए और के दे रखा है अमोनियम आयन के लिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि किसी भी अम्ल का वियोजन स्थिरांक यदि के है और उसके संयुग्मी क्षार का स्थिरांक यदि के भी है तो दोनों का गुणा करके KW आ जाता है। तो यदि एसिटिक अम्ल के लिए CH3COOH के लिए यदि हम के निकालेंगे तो आ जाएगा KW बटा KB। ये वाला जो KB है ये आ जाएगा KW बटा KB आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि NH4OH के लिए KB निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा KW बटा Ka, क्योंकि जो अमोनियम आयन है ये इसका संयुग्मी अम्ल है, तो अमोनियम आयन का जो Ka दिया गया है उसका KW में भाग करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb का मान आ जाएगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के लिए Ka का मान KW बटा Kb के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो KH बराबर आ गया KW बटा Ka गुणा Kb। अब देखिए ये KW तो यही रहेगा, KW Ka कितना होगा KW, अब ये Ka Kb तो वो रखने हैं हमें, तो KW बटा Kb आ गया गुणा Kb जो है वो ये वाला रखना है, तो Kb कितना आएगा KW बटा K, KW बटा K। तो KW और KW तो कट गए, तो K कितना दे रखा है, K का मान ये दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। Kb का मान 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन KW का मान 10 टू दी पावर माइनस 14। तो 5 गुणा 2 10, 10 और 8 18, 18 में से एक कम कर दिया 17 बचेगा, 10 टू दी पावर माइनस 17 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 14, तो ये आ गया 10 टू दी पावर माइनस 3। तो KH का मान 10 टू दी पावर माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट किया गया है कि एसिटिक अम्ल का K ना देकर उसका K भी दिया गया है और इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का K भी ना देकर अमोनियम आयन का Ka दिया गया है। तो ये जो संयुग्मी अम्ल और क्षार के K और Kb दे रखे हैं इनको अम्ल का K और अम्ल के Kb में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, KW बटा Kb और KW बटा Ka करके, और उसके बाद KH का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो फार्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो लवण के जल अपघटन पर आधारित है। स्टेज 4 पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर है 7। स्टेज 4 पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें है कि एक दुर्बल अम्ल HA का pKa 4.8 है। एक दुर्बल अम्ल लिया गया है HA, इसका pKa बराबर 4.8 है और एक दुर्बल क्षार BOH, दुर्बल क्षार BOH का जो pKb है, pKb दे रखा है 4.78। फिर लिखा है कि जो लवण बनेगा BA, इस लवण के विलयन का pH क्या होगा, लवण के विलयन का pH क्या होगा। तो एक दुर्बल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है, दोनों से मिलकर बना हुआ लवण है BA, तो उसकी जलीय विलयन का pH क्या होगा। सांद्रता भी दे रखी है, पर सांद्रता से कोई मतलब नहीं है। जब कोई लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है तो उस लवण के विलयन की pH उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट बात है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो BA के लिए जो pH आएगा तो pH बराबर आएगा 1/2 pKw जो कि 14 हो गया, प्लस pKa 4.8 हो गया और माइनस pKb तो 4.78 हो गया। ठीक है, तो 4.8 माइनस 4.78 करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 में 2 का भाग कर लेते हैं, ये 7 आ जाएगा और ये भाग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 7.2
0,1 आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो pH का मान होता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता जब कोई लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये लवण के जल अपघटन का टॉपिक आपका पूरा हो गया। अगली क्लास में इसको बफर विलयन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।